हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पीयर बाय विक्रांत। और हम हमारी करंट अफेयर्स वीकली की जून 2025 की सीरीज में आज इंटरनेशनल न्यूज जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में वी हैव डन विद नेशनल न्यूज जो कि 9th से लेकर 15th जून तक थी। सो अगर आपने वो न्यूज देखी नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Russia announced it had partnered a technology to launch autonomous spacecraft from an orbital station. सो रशिया जो कंट्री है इसने अपने एक ऑर्बिटल स्टेशन, ऑर्बिटल मतलब घूमने वाला एक स्टेशन होता है, उससे एक ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट जो है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी उन्होंने अनाउंस की है। सो मैं पॉइंट्स जो है आपको बताता हूँ यहाँ पे। दिस सिस्टम सेट टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन प्लेटफॉर्म। ड्रोन प्लेटफॉर्म मतलब एक ड्रोन से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म होता है उससे ये रोबोटिक सेल्फ मेंटेनेंस वाली सिस्टम है। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं, मतलब बार-बार जाके आपको वहाँ पे जो है वो ठीक-ठाक उनका जो ऑपरेशन चल रहा है या नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ मेंटेन करने की जाने वाली जो एक सिस्टम है, विल बी टेस्टेड ऑन अपकमिंग रशियन ऑर्बिटल स्टेशन। सो रशिया का जो ऑर्बिटल स्टेशन, देखो बहुत सारी कंट्रीज जो है उनके अपने-अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस है। वैसे ही रशिया का एक ऑर्बिटल घूमने वाला एक स्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंटेड है। वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है वो टेस्ट की जाएगी और उसको उन्होंने आरओएस बोला है। The technology is also intended to support Russia's further lunar exploration mission. लूनार का मतलब होता है जो हमारे मून पे जाने वाले मिशन होते हैं ना, सो उनमें और ज्यादा एक्सप्लोरेशन जो है वो इस पर्टिकुलर लॉन्चिंग के बाद जो है वो किए जाएंगे। The development of ROS is timed with the planned decommissioning of International Space Station around 2030. So ROS जो है वो टाइम अपना जो डिसाइड किया उन्होंने 2030 तक का, उन्होंने ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का डीकमिशनिंग किया जा रहा है उसके साथ ये लॉन्च करने के बाद उन्होंने बोला है। अब देखिए, द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू रशियन स्टेशन इज शेड्यूल इन टू फेजेस। दो अलग अलग फेजेस में ये रशियन स्टेशन जो है वो शेड्यूल किया गया है। उसकी जो फर्स्ट फेज है वो 2027 से लेकर 2030 तक होगी। The first module is to set launch by end of 2027 with one of the core of the station expected to be completed by 2030। तो पहला कोर जो है उसका 2027 में शुरू होके 2030 तक जो है वो चलेगा। देन फेज 2 की अगर हम बात करें वो 2031 से लेकर 2033 तक जो है वो चलने वाला है। एंड द स्टेशन विल बी एक्सपांडेड विद द एडिशन ऑफ 2 more मॉड्यूल्स। सेकंड फेज में वहां पे 2 और एडिशनल मॉड्यूल जो है वो ऐड करने वाले हैं। The ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन रोसकोसमोस जो कि रशिया का स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन है। जैसे हमारा अमेरिका का जैसे नासा है, हमारा जैसे इसरो है, वैसे रशिया का एक रोसकॉस्मोस है। सो रोसकॉस्मोस एंड नासा जो है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो मैंने बोला है यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी स्पेस प्रोग्राम है, हैज ऑपरेटेड सिंस 1998। तो 1998 मतलब 1998 से ये ऑपरेशनल था। उसके डीकमिशनिंग के बारे में ये बोला जा रहा है। सो ये उसके बाद आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्पफुल रहेगी हमें और भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के लिए। आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो बोला जाता है, has launched Baltic Operations 2025, बाल्टॉप्स जिसे बोला गया है। इट्स 53rd प्रीमियर मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस होस्टेड बाय लाटविया। मैरीटाइम एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है कि समुद्र में ली जाने वाली जो एक्सरसाइजेस है अलग अलग कंट्रीज मिलके जिसको कंडक्ट करती है उसे मैरीटाइम एक्सरसाइजेस बोला जाता है। उसको मल्टीनेशनल इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे नेशंस जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एक्सरसाइज रन्स फ्रॉम जून 5th to 20th इन द बाल्टिक सी रीजन। बाल्टिक सी रीजन में ये 5 जून से लेकर 20 जून तक चलने वाली एक्सरसाइज होगी। The primarily goal of PALTOPS 25 is enhanced cooperation, interoperability, rapid response capabilities among allied forces, demonstrating NATO's commitment to the regional security. Particular region जो है उसमें किस तरह से ये कोऑपरेटिवली सारे ऑपरेशंस हैंडल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये मैरीटाइम एक्सरसाइज रहेगी। देन द लार्जेस्ट स्केल ड्रिल इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होने वाला है ये बता रहे हैं वो। दैट इज 16 नाटो मेंबर स्टेट्स, 16 अलग अलग नाटो मेंबर स्टेट्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन उसमें अप्रोक्सीमेटली 9000 मिलिट्री पर्सनल्स रहेंगे ये 16 कंट्रीज से जो आने वाले हैं। देन मोर देन 40 शिप्स एंड 25 एयरक्राफ्ट, 40 से ज्यादा शिप्स एंड 25 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड द एक्सरसाइज encompasses a wide range of military training including air defense, anti-submarine warfare, mine countermeasures and the use of unmanned system.
तो इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ट की जाएगी, उसके साथ जो है वो प्रैक्टिस की जाएगी। तो आपको सिर्फ याद रखना है बाल्टॉप्स 25 53rd प्रीमियर मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, और ये कहाँ पे होने वाली है, तो लाटविया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेपाल स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश वाया इंडियन ग्रिड। इंडियन ग्रिड के थ्रू, ग्रिड का मतलब होता है ना कि जो कुछ लाइंस होती है, जैसे आप इस इमेज में दिख रहे हो साइड में, है ना। सो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है, जिसे ग्रिड बोला जाता है। सो नेपाल जो है वो 40 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ इंडियन ग्रिड, ऐसा बोला गया है। सो फर्स्ट इसमें बोला है कि नेपाल हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश वाया इंडियन ट्रांसमिशन लाइन बिगिनिंग 15 जून, 15 जून 2025 से ये शुरुआत होने वाली है। देन दिस फॉलोज अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। ट्राइलेटरल मतलब तीन अलग अलग कंट्रीज में किया गया जो एग्रीमेंट होता है उसे ट्राइलेटरल बोला जाता है। दो कंट्रीज के लिए बायलेटरल बोला जाता है। सो साइंड ऑन अक्टूबर 3 2024, पिछले साल अक्टूबर मंथ में 3 अक्टूबर को स्पेसिफिकली जो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी विल बी ट्रांसपोर्टेड टू इंडियाज 40 किलोवाट मुजफ्फरपुर, बहरामपुर, बेहमारा, बेहरामारा जो लाइन जो है इस पर्टिकुलर ग्रिड से जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाने वाली है। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि मुजफ्फर है उसमें, देन बहरामपुर है, और बेहरामारा लाइन जो है वो पर्टिकुलर ग्रिड जो है उसका वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेपाल विल एक्सपोर्ट पावर टू बांग्लादेश अंटिल 15 नवंबर। सो 15 नवंबर तक ये 40 मेगावाट का जो ट्रांसफर है वो किया जाएगा एट द रेट ऑफ ऑब्वियसली 6.4 यूएस सेंट पर यूनिट। देन बांग्लादेश हैज एग्रीड टू इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल फॉर 5 years। 5 साल तक जो है वो ये नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने का जो एमओयू है, या फिर आप कह सकते हो कि जो करार है वो बांग्लादेश ने किया है। द मूव मार्क्स अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड फॉलोज अ सिंबॉलिक वन डे एक्सपोर्ट इन 2024। देन ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव बूस्ट नेपाल्स हाइड्रो पावर इकोनॉमी एंड सपोर्ट्स बांग्लादेश एनर्जी नीड थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। मतलब ये नेपाल का हाइड्रो पावर जो जनरेट हो रहा है वो उनकी इकोनॉमी को ऑब्वियसली बूस्ट करेगा, एंड बांग्लादेश की जो एनर्जी नीड है वो भी पूरा करेगा, और इंडिया जैसी कंट्री जिसका ग्रिड यूज किया जा रहा है इससे रीजनल कोऑपरेशन का भी ये एग्जांपल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप जेमिनी एक सॉफ्टवेयर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ी कंपनी का नाम है ये। सो कैप जेमिनी सेट टू सेट अप जीसीसी इन इंडिया फॉर दाइइची ऑफ जापान। ये दाइइची जापान की कंपनी है। ठीक है, आपको कंपनीज और उनके टाइप्स और एमओयूज के बारे में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो Capgemini and Daiichi Life Holdings have signed a multi-year agreement to establish a global capacity center (GCC). ये जो GCC लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है इन इंडिया। तो इंडिया में एक GCC एस्टेब्लिश करने के लिए ये यहाँ पे उन्होंने एक साइन किया है, कैपजेमिनी और दाइइची लाइफ। तो कैपजेमिनी दाइइची आपकी जापान की कंपनी है। The partnership aims to boost Daiichi Life Group's digital transformation and strengthening its in-house digital capabilities। एक डिजिटल वर्ल्ड में इवोल्यूशंस लाने के लिए ये सारा जो पार्टनरशिप हुआ है। देन Capgemini will leverage its global delivery expertise, especially in Japan and Asia Pacific, to support the transformation. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए Capgemini obviously अपना एक्सपर्टीज जो है वो यूज करने वाला है। And the focus area include data analytics, artificial intelligence and cyber security enhancement। इस पर्टिकुलर एमओयू की जो साइन की गई है इससे डेटा एनालिटिक्स में वर्क किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क किया जाएगा, एंड साइबर सिक्योरिटी जो है उसके एनहांसमेंट पे जो है वो वर्क किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है विल आल्सो वर्क ऑन स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। जो कस्टमर्स हैं इनके, उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको अच्छे से और डेवलप करने के लिए ये इनका जो पार्टनरशिप है ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। And this collaboration is aligned with Daiichi's life goal of achieving the innovation and operational efficiency at the global scale। वर्ल्ड लेवल पे इनको जो एक इनोवेशन एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी अचीव करना है दाइइची को, जो जापान की कंपनी है, उसके इस मोटिव को भी एक पार्टनरशिप जो है वो बूस्ट करेगा, ऐसा इस पर्टिकुलर टाइप से जो है वो दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी at United Nations Ocean Conference। So first point देखते हैं इसका। India is unlikely to ratify the biodiversity beyond national jurisdiction
on high sea treaty at the ongoing United Nation Ocean Conference in नीस फ्रांस से। तो ये फ्रांस में ये जो है वो हाई सी ट्रीटी जो है उसके बारे में ये डिस्कशन हुआ है। एंड ऑल्दो इंडिया साइंड द ट्रीटी इन सितंबर 2024, पिछले साल ही सितंबर महीने में हमने ये ट्रीटी साइन की थी। कौन सी ट्रीटी है ये? हाई सी ट्रीटी। ठीक है, हाई सी ट्रीटी हमने पिछले साल सितंबर में साइन की थी। Ratification requires amendment to law like Biological Diversity Act, likely after the monsoon session. So far, 49 countries have ratified to the treaty, and 60 ratifications are needed for it to come into the legal force. बहुत सारी कंट्रीज जो है लाइक 49 कंट्रीज के आसपास जो है ये ऑलरेडी इस ट्रीटी को साइन कर चुके हैं। रेटिफाई करना मतलब इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन करना होता है, उसको फॉलो करना होता है। और 60 अलग ऐसे रेटिफिकेशन है, जैसे इंडिया है उसमें, वो ऑनगोइंग है। ठीक है, अब ये एक मेजर चैलेंज है इज द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मरीन रिसोर्सेज इन द हाई सीज विच आर बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन। देखो हमारे जो समुद्र का एरिया होता है उसमें 12 नॉटिकल माइल्स या फिर उसके आगे 20 नॉटिकल माइल के बाद जो है जो कुछ सी का पार्ट होता है, समुद्र का जो ऐसा पार्ट होता है जिसमें किसी भी कंट्री का रूल नहीं होता है, उसे हाई सीज बोला जाता है। और उसको जो मरीन रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये ट्रीटी जो है वो साइन की जा रही है। सो एक मेजर मेजर चैलेंज इसमें ये रहेगा कि सब जो कंट्रीज है जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी उन्होंने ये इक्विटेबल शेयरिंग मतलब इक्वल शेयर कैसे करना है मरीन रिसोर्सेज का, ये एक बड़ा टास्क इसमें रहेगा। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस पिक में, so Union Minister Jitendra Singh mentioned India is in the process of ratifying while also showcasing the progress on Samudrayan, India's manned deep sea mission. So Samudrayan जो है हमारा एक मिशन है जो मैन्ड मिशन रहेगा, डीप सी मिशन। मैन्ड मतलब जिसमें हमारे लोग भी, हमारे कुछ एक्सप्लोरर्स जो है वो बैठे रहेंगे और वो यान जो है वो समुद्र के डीप ओशन में जाके एक्सप्लोरेशंस करेगा कि डीप सी में किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होता है, रिसर्च किए जाएंगे वहां पे। सो हमारे जो जितेंद्र सिंह है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इस प्रोसेस में ये बोला है कि हम तो रेटिफिकेशन के प्रोसेस में है ही, बट ये हमारा अनमैन्ड मिशन, हमारा जो मैन मिशन है डीप सी मिशन, ये भी प्रोग्रेस में चल रहा है। इंडिया promoted initiatives like ban on single use plastic, सिंगल यूज प्लास्टिक पे हमने जो है बैन के बारे में बात की है वहां पे। एंड $80 बिलियन जो है ब्लू इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में भी हमने बात की है। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र जीवों के बारे में जो भी इकोनॉमी होती है समुद्र से रिलेटेड उसको ब्लू इकोनॉमी बोला जाता है। एंड लॉन्च एंड सहव डिजिटल ओशन पोर्टल, इस पर्टिकुलर चीजों को हम और भी अच्छी तरीके से हैंडल कर सके इसलिए हमने ये सहव नाम का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। डिजिटल ओशन पोर्टल है ये। And the country reaffirms its support for global plastic treaty, underlining its leadership in the marine conservation। तो अभी ये एक सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने अभी डिस्कस किया था। सो प्लास्टिक्स ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से भी हमने वहां पे रेटिफिकेशन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इजराइल लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन ईरान। सो रिसेंट न्यूज में आपने ये करंट में भी देखा होगा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने लॉन्च किया है। कौन सी कंट्री पे? तो ईरान पे। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, राइजिंग लॉयन, इजराइल लॉन्च अ मैसिव स्ट्राइक ऑन ईरान। ना मैं आप इस इमेज में आप देख सकते हो कि इजराइल जो है वो इस साइड है, ईरान जो है वो यहाँ पे है, और इजराइल ने ये अटैक जो है उनपे किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 फाइटर जेट्स लॉन्च असॉल्ट, ईरान लॉन्च ड्रोन्स इन द रिस्पॉन्स। ईरान ने भी क्या किया है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पॉन्स में उन्होंने ड्रोन अटैक भी किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, इजराइल लॉन्च अ मेजर एयर स्ट्राइक ऑन ईरान टारगेटिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज। उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है मेजरली इजराइल ने, मिसाइल फैक्ट्रीज एंड किलिंग ओवर 20 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स। उनके 20 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स जो है उनकी डेथ हुई है। एंड 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी जो है वो डेथ हुई है, इंक्लूडिंग टॉप ऑफिसर्स लाइक होसेन सलामी एंड मोहम्मद बागेरी। तो ये भी कुछ उनके टॉप ऑफिशियल्स थे। सो कुछ मिलिट्री सीनियर्स एंड कुछ साइंटिस्ट जो है उनकी डेथ हुई है ईरान की, जब इजराइल ने उनपे ये स्ट्राइक किया। देन द ऑपरेशन इन्वॉल्विंग 200 इजरायली फाइटर जेट्स, 200 फाइटर जेट को यूज किया है इजराइल ने इसमें, was described as the phase and the possibly prolonged campaign with the Natanz nuclear site reported heavily damaged। आप यहाँ पे देख सकते हो नाटांज करके एक प्लेस है यहाँ पे, तो उस पे जो न्यूक्लियर साइट्स है ना उन पे उन्होंने ये 200 इजरायली फाइटर्स नियर अबाउट जो है उनका ये एक मेन टारगेट था, और जो कि उन्होंने अचीव किया है, जो ज्यादा डैमेज हुआ है वहां पे। Donald Trump claimed Iran ignored his 60-day ultimatum and warned of more brutal attack unless a nuclear deal is made।
जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ये वार्न किया है कि 60 दिन का उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था, वार्निंग दी थी, वो पूरी नहीं की गई, उसको इग्नोर किया गया। इसलिए ये बहुत ब्रूटल अटैक जो हुआ है, और भी आगे कुछ चीजें ये हो सकती है अगर उन्होंने न्यूक्लियर डील जो है वो साइन नहीं की तो। देन ईरान रिटेलिएटेड बाय लॉन्चिंग 100 ड्रोन्स। सो ईरान ने भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्स में जो है 100 ड्रोन का अटैक जो है वो किया है, मोस्ट ऑफ विच वेयर इंटरसेप्टेड। ऑब्वियसली इंटरसेप्टेड मतलब उनमें से बहुत सारे जो है वो इसराइल ने इंटरसेप्ट भी किए हैं, उनको नष्ट भी किया है। प्रेसिडेंट पेजेशकियन एंड सुप्रीम लीडर खामनेई वोव्ड अ पावरफुल रिस्पॉन्स। तो उन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं ना, कसम खाई है, ऐसा आप बोल सकते हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेंगे इस पर्टिकुलर अटैक का, है ना। द स्ट्राइक लेड टू द क्लोजर ऑफ एयर स्पेस ओवर इसराइल, ईरान, इराक एंड जॉर्डन, डिसरप्टिंग थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड शटिंग टेल अवीव एयरपोर्ट। टेल अवीव ये इसराइल में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसराइल के इसमें, है ना। सो वहाँ के जो एयरपोर्ट्स है वो क्लोज किए गए हैं। एयर स्पेस जो है जिसमें इसराइल, इराक, ईरान आता है, जॉर्डन आता है, उनको एयर स्पेस को क्लोज किया गया है फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि ये हमले जो है वो चल रहे हैं ड्रोन से भी और इसराइल की साइड से भी। Israel shuts its embassies, suspended consular services and warned citizens abroad to avoid displaying Jewish symbol। तो उन्होंने इसराइल ने अपने जो बाहर कंट्रीज में रहने वाली जो उनकी जनता है उनको बोला भी है कि वो ज्यूइश सिंबल को वहाँ पे पोर्ट्रे ना करे, डिस्प्ले ना करे, सो दैट उन पे अटैक करके जो है उस कंट्री को वहाँ पे ब्लैकमेल जैसा या फिर निगोशिएट ना किया जाए। डिस्पाइट अटैक्स, ईरान ऑयल फैसिलिटीज रिमेन ऑपरेशनल। तो ईरान की ऑयल फैसिलिटी जो है वो इस अटैक के बावजूद ऑपरेशनल है अभी। बट क्रूड प्राइसेस सर्ज बाय 8%। तो इससे ऑब्वियसली वर्ल्ड को भी थोड़ा सा झटका बैठेगा कि क्रूड प्राइसेस जो है वो 8% से बढ़ गई है इस पर्टिकुलर हमले की वजह से, रेजिंग अ फियर ऑफ रीजनल ऑयल क्राइसिस उस पर्टिकुलर एरिया में, या फिर बाकी भी वर्ल्ड के इसमें ऑयल क्राइसिस जो है उसकी वजह से आने की चांसेस है। द स्ट्रेट ऑफ होमरूज जो है वो रिमेन्स ओपन, बट मर्चेंट शिप्स आर अवॉइडिंग द गल्फ ऑफ रीजन अमिडिंग राइज सिक्योरिटी रीजंस। सो स्ट्रेट ऑफ होमरूज जो है उसका एक पार्ट है समुंदर का, आप देख सकते हो। मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा, देखो ये ईरान है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसराइल है, ठीक है। इसराइल ने जो है वो ईरान पे अटैक किया और ईरान ने भी जो है रिटेलिएशन जो है वो किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जॉर्डन है, अभी इसका हमने नाम लिया था, ये तेहरान है, नाटांज है, ये उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान की, इन पे हमला हुआ है मेजरली। और ये जो स्ट्रेट ऑफ होमरूज है, ये कुछ जो क्या कह सकते हो आप, ट्रेड के जो रूट्स है वहां पे मर्चेंट शिप्स जनरली ट्रैवल करती है, उन्होंने गल्फ रीजन से, तो उन्होंने ये अवॉइड करना ज्यादा पसंद किया है ताकि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में उनका कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है, इसका नाम याद रखिए कौन सी कंट्री ने किस पे लॉन्च किया है, ठीक है। सो ये थी हमारी इंटरनेशनल न्यूज। अगर आपके कोई भी सुझाव हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन को दबाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।